हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक मृणाल वर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसबा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिहार बोर्ड का 2024 का जो मॉडल सेट है, ज्योग्राफी विषय का, भूगोल का, वो मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, उसका सोल्यूशन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट दिया है, उसमें आंसर नहीं दिया है। आंसर शिक्षकों के लिए दिया है कि शिक्षक उसको आंसर बताएंगे, उसको समझाएंगे। तो वही जो है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हुआ हूँ लेकर के। आप लोग उसका फायदा उठाएंगे, उससे समझेंगे। लीजिए, अब मैं स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ, और इस स्क्रीन शेयर के आधार पर जो है वो मॉडल सेट आ जाएगा। और मॉडल सेट आने के बाद जो है, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, आप लोग उसको समझते जाइएगा। और समझते हुए जो है उसको बनाना है और उसका फायदा उठाना है। ये देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, इंटरमीडिएट परीक्षा 2024, भूगोल, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट कोड 323। कुल 70 नंबर के प्रश्न जो है वो थ्योरी में पूछे जाते हैं, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो आप अभी दे चुके होंगे अपने स्कूल सब में, कॉलेज सब में दे चुके होंगे। 70 में भी देखिए, प्रश्नों की संख्या जो है, 70 नंबर का प्रश्न है, जिसमें से आपको जो है कुल प्रश्नों की संख्या जो है 70 है ऑब्जेक्टिव। तो 70 ऑब्जेक्टिव में आपको 35 ऑब्जेक्टिव करने हैं। उसके बाद जो है 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 10 नंबर के बनाने हैं। और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, तो जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। और कुल मिलाकर के 96 कुल मिलाकर के 96 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको सावधानी से बनाएंगे, और आधे ही बनाने हैं, आधे आधे बनाने। इस बार भी ऑब्जेक्टिव पूरा दिया गया, दूना ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ताकि आप लोगों को ज्यादा सुविधा हो। ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको 15 मिनट जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए और प्रश्न को समझने के लिए दिया गया है। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभक्त है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आपको 35 के जवाब देने हैं। 35 प्रश्न का से अधिक अगर आप उत्तर देते हैं, तो शुरुआत के 35 प्रश्न का ही आपका मूल्यांकन किया जाएगा। और प्रत्येक प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी है वस्तुनिष्ठ, उसमें 1 अंक निर्धारित है। और सबको बनाते रहें, ताकि आपको परीक्षा में आसानी से हो जाए। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर या सॉल्यूशन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लेड वगैरह से आपको ओएमआर को नहीं खुरचना, नहीं तो ओएमआर रद्द कर दिया जाएगा। ये सब आप जानते ही होंगे। 20 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 अंक निर्धारित है। आपको जो है उसमें से आधे बनाने हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो 6 रहेंगे, जिसमें से आपको 3 बनाने हैं। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। किसी भी प्रकार का मोबाइल वगैरह लेकर के आप लोग जो है वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये सब जो है अवैध तरीका होगा। और किसी भी प्रकार का चीट पुर्जा आदि लेकर के आपको वहां नहीं जाना है, हमेशा याद रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आ गया है। इसमें से पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। नरमा। नरमा किससे संबंधित है? नरमा किससे संबंधित है? तो नरमा कपास का एक टाइप है। प्रकाश कपास का एक टाइप है। और ये राजस्थान, इसमें गुजरात में जो कपास होता है, वहां पर नरमा जो है, नरमा कपास बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको जो है याद रखिएगा। नरमा जो है ये कपास का प्रकार है। ये कुछ कुछ फसल होते हैं जिसके प्रकार के बारे में या किस्म के बारे में पूछे जाते हैं। अब आगे आते हैं। इसमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है? कौन एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आर्थिक भूगोल से मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित हुए। और ये देख लीजिए, इसमें
कौन सा आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? देखिए, संसाधन भूगोल है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। औद्योगिक भूगोल है, उद्योग से संबंधित है। कृषि भूगोल है, कृषि सब सारा अर्थव्यवस्था है। ये संसाधन, यहाँ से खनिज वगैरह जो भी है, जो भी हमारे पास चारों तरफ मौजूद है, वो संसाधन है। और उसी संसाधनों के बल पर उद्योग चलता है, उसी संसाधनों के बल पर कृषि जो है चलता है। तो ये दोनों तो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं। अतः आइए देखिए, लिंग भूगोल है। लिंग भूगोल मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात। ये तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा लिंग भूगोल। ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। लिंग भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। किसी क्षेत्र में जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग की गणना करते हैं, उसकी संख्या निकालते हैं, तो ये लिंग भूगोल होता है। ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आगे चलते हैं। किसने निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये तो प्रथम पहला ही प्रश्न है। पहला चैप्टर का प्रश्न है ये, नवनिश्चयवाद। आप पहला चैप्टर में ही पढ़े होंगे, 3 तरह के वाद हैं, अवधारणा है। इसमें से निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रथम अध्याय से में 5-7 प्रश्न बनते हैं, उसमें से आपको 8 नंबर निश्चित रूप से आपके जेब में होगा। अतः आप इसको प्रथम अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। निश्चयवाद रेडजल ने दिया था, संभववाद ब्लास ने दिया था, इसके अलावा फेब्रेवी से संबंधित है। और नव निश्चयवाद टेलर ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसका जवाब होगा। ग्रिफिथ टेलर जो है, इन्होंने नव निश्चयवाद की संकल्पना दी। नव निश्चयवाद को हम लोग रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया? तो टेलर ने दिया, याद रखना है। टेलर ने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और निश्चय, रुको और जाओ, पहले रुकिए, अपने संसाधनों को देखिए, आसपास के प्रकृति को देखिए, पर्यावरण को देखिए, फिर जिस रास्ते से सबसे कम नुकसान हो उसी रास्ते पर चलिए। ये रुको और जाओ निश्चयवाद कहलाता है। तो इसी को हम लोग नव निश्चयवाद भी कहते हैं। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑस्ट्रेलिया, उसमें ही अपने बहुत सारे सिद्धांतों को, बहुत सारी बातों को, नव निश्चयवाद से संबंधित बातों को दिया था। और इसी नव निश्चयवाद से ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें यह कहा गया है कि हमेशा प्रकृति का संरक्षण करके ही डेवलप कीजिए, विकास कीजिए। आज अपनी जो है आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति कीजिए, और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की का ध्यान रखिए, और उसके लिए भी संसाधन बचाकर चलिए। उसी को हम लोग सतत विकास की नीति कहते हैं। और ये नव निश्चयवादी अवधारणा से ही सतत विकास की नीति निकली है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? याद रखना है कि परीक्षा में आपको ये भी पूछेगा कि क्षेत्र है और क्षेत्र नहीं है, तो प्रश्न को बड़ा बढ़िया से देखना पड़ता है। लड़का सब हड़बड़ी में, छात्र जो है थोड़ा सा तेजी में जो है, ये नहीं देखते हैं कि यहाँ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, मतलब उसमें से देखना है, नेगेटिव वाला देखना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं। देखिए, यहाँ आटाकामा लिखा हुआ ए में। आटाकामा एक मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका में है, चिली राज्य में है। चिली जो एक राज्य है, वहां चिली एक देश है, और उस देश में आटाकामा मरुस्थल है। तो इस आटाकामा मरुस्थल में 300 साल से लगभग वर्षा नहीं हुई है। अब सोच सकते हैं कि यहाँ कितनी जनसंख्या रहती होगी अगर बारिश ही नहीं होगी। 300 साल से बारिश नहीं हुई, एक बूंद बारिश नहीं हुई 300 सालों से। तो इस मरुस्थल का स्थिति समझ सकते हैं कि यहाँ की भूमि बंजर हो गई है, मिट्टी लाल हो गई है, और यहाँ रहना एकदम ही जो है संभव नहीं है। तो यहाँ विरल पूछ रहा है। विरल मतलब होता है
एकदम ही न्यून, एकदम ही कम। तो ऐसे तो सोल्यूशन से यही लग रहा है कि आटाकामा जो है, जो क्षेत्र है, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर आदमी जो है बहुत कम जो है रहता होगा, एकदम ही नहीं रहता है। मगर यहाँ प्रश्न है, कौन सा जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, यहाँ पर खूब वर्षा, खूब गर्मी पड़ती है, और यहाँ भी लोग जो है रहना पसंद नहीं करते हैं, जो भी लोग रहते हैं अक्सर बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में भी विरल जनसंख्या मिलती है, क्योंकि यहाँ पर खूब ठंडा पड़ता है, पूरा बर्फ हो जाता है, बर्फ का एक चादर हमेशा पड़ा रहता है, जिससे यहाँ पर कृषि करना संभव नहीं हो पाता। अब ये देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसी दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश है, और ये जो है यहाँ पर बहुत ही सघन जनसंख्या मिलती है। इसीलिए जवाब क्या होगा? चौथा नंबर सवाल है, इसका क्या जवाब होगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में विरल जनसंख्या नहीं मिलती है, बल्कि सघन जनसंख्या मिलती है, बहुत ही घनी जनसंख्या मिलती है। और बाकी जो है आटाकामा, ये ए और बी और डी, यहाँ पर विरल जनसंख्या मिलती है। परंतु हमको पूछा गया विरल जनसंख्या नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोगों को इसमें जवाब देना होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, क्योंकि यहाँ विरल जनसंख्या नहीं मिलती है, यहाँ पर काफी घनी जनसंख्या मिलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महादेशों में, निम्नलिखित महादेशों में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अभी अफ्रीका में चल रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक अफ्रीका में चल रहा है। इसको समझ लीजिए कि ये जनसंख्या संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो काफी घटना शुरू हो गया है, परंतु जन्म दर अभी भी है, क्योंकि शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। शिक्षा का प्रसार नहीं होने के कारण अफ्रीका में अभी भी जन्म दर ज्यादा है, और मृत्यु दर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार हो जाने के कारण मृत्यु दर घट गया है। तो अब जो है प्राकृतिक वृद्धि दर काफी हो गई है, जन्म ज्यादा ले रहा है, मर नहीं रहा है, जिससे क्या होगा, गैप ज्यादा हुआ है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसका जवाब अफ्रीका दीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनांकिकी एक उपशाखा है। डेमोग्राफी जो है ये किसका ब्रांच है? जनांकिकी का संबंध किससे है? जनांकिकी का संबंध किससे, यही पूछा गया है। जनांकिकी, डेमोग्राफी, डेमोस का अर्थ होता है, डेमोग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस और ग्राफो। डेमोस का अर्थ होता है जनसंख्या, और ग्राफो का अर्थ होता है विज्ञान, अध्ययन। तो जनसंख्या के अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो जनसंख्या का अध्ययन हम जनसंख्या भूगोल में करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन किसमें करेंगे? जनसंख्या भूगोल में करेंगे। इसलिए सोल्यूशन इसका क्या होगा? जनसंख्या भूगोल। भू आकृति विज्ञान में हम लोग पर्वत, पहाड़, मैदान का अध्ययन करते हैं, कैसा आकृति है। जलवायु विज्ञान में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु का अध्ययन करते हैं, मौसम का अध्ययन करते हैं, वर्षा का अध्ययन करते हैं। परिवहन भूगोल में परिवहन का अध्ययन करते हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, इस सब का अध्ययन करते हैं। और जनसंख्या भूगोल में ही हम लोग जनांकिकी का अध्ययन करते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। एक एक प्रश्न को सही से देखिए और उसको बनाइए। अब देखिए, इसमें कौन सा मानव विकास के स्तंभ है? इसमें मानव विकास के सभी स्तंभ हैं। मानव विकास के चैप्टर में पढ़िए इसको। मानव विकास के स्तंभ है समता, मानव विकास का स्तंभ है सतत पोषणीयता, मानव विकास का जो है स्तंभ है उत्पादकता। और विकास के स्तंभ जो पूछे गए हैं, तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। तो 4 स्तंभ में एक स्तंभ हो गया आपको समता, और दूसरा स्तंभ हो गया सतत पोषणीयता, तीसरा स्तंभ हो गया उत्पादकता, और चौथा स्तंभ जो है वह है सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो ये 4 स्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों दे दिया गया, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। इसमें क्या जवाब हो जाएगा? इसमें से सभी।
मानव विकास के स्तंभ, इसमें से सभी। एक स्तंभ और है, सशक्तिकरण, उसको याद रखिएगा। फिर अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? आप लोग देखे होंगे, जन स्थानांतरण मतलब माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास में जो होता है, आदमी का जो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, एक रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अन्य कारणों से व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसमें दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है एक उस कारण से, जिस कारण से व्यक्ति एक स्थान को छोड़ता है, और अपकर्ष कारक होता है कि वो आकर्षित करते हैं कि जिस कारण से एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मान लीजिए बिहार में रोजगार नहीं, तो बिहार छोड़ करके लोग पंजाब जाते हैं, लोग मजदूर जाते हैं वहां काम करने के लिए। तो पंजाब जो है वो आकर्षित करता है, आइए यहाँ रोजगार दीजिए। तो रोजगार जो वो आकर्षित किया, तो रोजगार देने का जो काम है ये अपकर्ष कारक हो गया। और रोजगार नहीं होने का जो स्थिति है, जैसे बिहार में रोजगार नहीं, तो ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो ये देख लीजिए, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी, ये प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी के कारण लोग अपना अपना जो मूल जगह है छोड़ करके बाहर जाते हैं। महामारी, ये भी प्रतिकर्ष कारक है। यहाँ पर महामारी ज्यादा फैलेगा तो लोग जगह छोड़ करके चले भाग जाएंगे वहां से, उस अपनी जगह को छोड़ देंगे। जल संकट, अगर आपको पानी की कमी रहेगी, पानी, पेयजल या सिंचाई का के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो भी आप उस जगह को छोड़ दीजिएगा। और रोजगार के अवसर, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बल्कि ये अवसर अवकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा कि ये पूछता है नहीं है या है, दोनों तरह से पूछा जाता है। इसे हड़बड़ा करके जवाब नहीं देना, बल्कि प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझना है। तो प्रतिकर्ष कारक कौन सा नहीं है? तो रोजगार के अवकर्ष प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बल्कि ये अपकर्ष कारक है, ये खींचने वाले कारक है, भगाने वाले कारक नहीं है। तो दो तरह के कारक होते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग एक बार जो है अपना बुक में इसको अध्ययन कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आते हैं बराबर। इसलिए अभी तो इतना समय नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बताया जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको अपने से भी बुक में देखते चलना है। कौन, अब अगले प्रश्न पर, कौन जनांकीय संक्रमण की कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक? अभी बताए थे जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है। ये 4 अवस्थाएं होती है या 5 अवस्थाएं होती है, आप मगर सुविधा के लिए 3 ही अवस्था को आप लोग पढ़िए। 3 अवस्था में क्या होता है कि प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर होती है, और द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर होती है। तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। अब यहाँ पूछा है प्रथम अवस्था, उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता, यही हुआ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उच्च प्रजननशीलता और उच्च मर्त्यता। इसका जवाब हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। उच्च प्रजननशीलता मतलब उच्च जन्म दर, और उच्च मृत्यु दर, उच्च मर्त्यता, उच्च मृत्यु दर, इसका जवाब हो जाएगा। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर, घटती हुई मृत्यु दर, और तृतीय अवस्था में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। आगे बढ़ते हैं। किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है? किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया है? आप लोगों को पढ़े होंगे अभी तक में, मानव विकास सूचकांक का निर्माण पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में किया गया। कब पहला मानव विकास सूचकांक कब दिया गया? पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में, पहला मानव विकास सूचकांक 1990
90 में निर्गत किया गया था। और ये जो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किए थे, मानव विकास की अवधारणा दिए थे प्रोफेसर, उसमें सबसे अधिक नाम, जो बड़ा नाम है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करें। डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, 1990 में पहला मानव विकास सूचकांक दिया गया था। तो ये जो है अर्थशास्त्री, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सोल्यूशन हो जाएगा अर्थशास्त्र से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया? अर्थशास्त्र के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया था, विकसित किया था। और सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर प्रोफेसर महबूब उल हक। अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के थे, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम दिया था। ये मानव विकास से संबंधित है। और मानव विकास का जो क्षमता उपागम है, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के क्षमता उपागम को दिया। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे? आधुनिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे? तो आप लोगों को मालूम है कि पहला क्रियाकलाप जो है मनुष्य के लिए, जो मनुष्य जब जंगल में रहते थे, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय में वो शिकार करते थे और संग्रहण करते थे। शिकार को ही आखेट कहा जाता है, हंटिंग। और संग्रहण मतलब गैदरिंग, फूड गैदरिंग, वो इकट्ठा करते थे। कहीं फल मिल गया, कहीं छाल मिल गया, कहीं पत्ता मिल गया, कहीं जड़ मिल गया, कंद मिल गया, फूल मिल गया, सब वो खाने के लिए इकट्ठा करते थे। प्राकृतिक वातावरण में रहते थे और वहां शिकार भी करते थे। तो शिकार, आखेट और संग्रहण, ये आरंभिक मानव जीवन यापन के लिए, मानव जीवन जो है अपने यापन के लिए आखेट और संग्रहण का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं। चलवासी पशुचारक निर्भर करते हैं। चलवासी पशुचारक, ऐसे पशुचारक जो हमेशा घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं, पशु को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसे चलवासी पशुचारक चारक कहते हैं। तो ये किस चीज पर निर्भर करते हैं? तो यहाँ तो स्पष्ट है कि चलवासी पशुचारक जो है वो पशु पर निर्भर करते हैं। चलवासी पशुचारक क्या काम करते हैं? पशु चराने का काम करते हैं, पशु पालन का काम करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते, इसलिए इसका नाम है चलवासी पशुचारक। पशुचारण भी दो जो है, पशुपालन दो तरह के हो सकते हैं, एक स्थानीय और एक चलवासी। तो चलवासी पशुचारक जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, घास की खोज में घूमते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेनडियर कहाँ पाए जाते हैं? रेनडियर एक कुत्ते की प्रजाति का एक जीव होता है, कुत्ते जैसा होता है, मगर वो ध्रुवीय क्षेत्र में होता है, बर्फीले क्षेत्र में होता है, मगर उसके पूरे शरीर में पूरा ज्यादा रोआं होता है। और जो हम लोग आप जानते होंगे कि एस्किमो जो जनजाति होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में होते हैं, उत्तरी ध्रुव में जो है, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ग्रीनलैंड में, साइबेरिया के क्षेत्र में और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, द्वीप समूह, बैफिन द्वीप, इस सब पर जो है एस्किमो जनजाति होते हैं, एस्किमो जनजाति। और एस्किमो जनजाति जो है वो बर्फीले क्षेत्र में होते हैं और रेंडियर पालते हैं। रेंडियर से जो है, जैसे हम लोग यहाँ गाय बैल पालते हैं तो इसी तरह से वो रेंडियर पालते हैं। और रेंडियर जो है वो पशु जो है कुत्ता की प्रजाति का पशु है, और वो जो है स्लेज गाड़ी खींचने के काम आते हैं। स्लेज गाड़ी एक बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी होती है, उसमें पहिया नहीं होता है, बस फिसलन, बर्फ, चूंकि बर्फ है तो जो है एस्किमो लोग क्या करते हैं, रेंडियर को स्लेज गाड़ी से जोड़ देते हैं और उसको जो है कहीं से कुछ सामान ढुलाई के लिए उसका उपयोग में लाते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि
क्या सोल्यूशन होगा इसका? ध्रुवीय नहीं होगा, भूमध्यसागरीय ना, आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र ना, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हुआ आर्कटिक क्षेत्र। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में रेंडियर पाए जाते हैं। एक बात और यहाँ याद कर लीजिए कि एस्किमो जनजाति जो होते हैं आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं, और दुनिया की सबसे ईमानदार जनजाति होती है। सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन होते हैं? तो एस्किमो होते हैं, क्योंकि एस्किमो कभी झूठ बोलना नहीं जानते हैं, चोरी बेईमानी ये नहीं जानते हैं, वो सीखे ही नहीं कि बेईमानी किसे बोलते हैं। इसलिए वो दुनिया का सबसे ईमानदार प्राणी वो होता है, सबसे ईमानदार मानव होता है। और एस्किमो का जो सामान्य अर्थ होता है, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। वो लोग मांस को कच्चा खाते हैं, पशुओं के मांस को कच्चा ही खा जाते हैं। और इग्लू नाम का घर बनाते हैं। कौन सा? इग्लू। इग्लू नाम का, एस्किमो के घरों को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। वो बर्फ का घर होता है, बर्फ का एक गोलाकार घर होता है, और उसी बर्फ के घर में रेंडियर रहते हैं। ये रेंडियर कहते हैं, एस्किमो जनजाति रहते हैं, और रेंडियर नाम का जो है वो पशु पालते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब जान लेना चाहिए, और मिल जाएगा, गेस्ट पेपर समय आया हुआ है, आप लोग उसको देखिए। सीमेंट उद्योग आधारित है, और जो है सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है? सीमेंट किस चीज से बनता है? आप लोगों को मालूम है सीमेंट किससे बनता है? सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। तो चूना पत्थर क्या है? खनिज है। चूना पत्थर न जंगल है, न रसायन है, रसायन है पर न जानवर है। तो चूना पत्थर क्या है? खनिज है। तो सीमेंट उद्योग किस पर निर्भर करता है? चूना सीमेंट उद्योग जो है खनिज पर निर्भर करता है। चूना पत्थर जो है, सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर पर आधारित है, इसलिए चूना पत्थर खनिज है, इसलिए सीमेंट उद्योग खनिज पर आधारित है। आप लोग मेरा पिछला 2023 का मॉडल सेट जो हल किए थे वो भी देख लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और बहुत सारी आपको बहुत जानकारी भी प्राप्त होगी। क्योंकि हम सिर्फ आपको आंसर नहीं बताते हैं, बल्कि आंसर का व्याख्या करके बताते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 वाला भी पढ़ लीजिए। कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है? ऐसा नगर जो उद्योग के लिए जाना जाता हो उसे औद्योगिक नगर कहते हैं। कौन सा नहीं है? आरा। आरा में एक प्रशासनिक जिला केंद्र है, जिला नगर है, ये बहुत फेमस नहीं है उद्योग के लिए। अजमेर, अजमेर जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो ये धार्मिक नगर है, धर्म के लिए लोग जाते हैं, लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये अजमेर क्या है? एक धार्मिक नगर है। आरा एक प्रशासनिक नगर है। लखनऊ भी प्रशासनिक नगर है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये भी एक प्रशासनिक नगर है। अतः इसे भी हम लोग जो है औद्योगिक नगर ये नहीं है। तो यहाँ पर बच जाता है आपके पास बोकारो, और बोकारो एक औद्योगिक नगर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन एंड स्टील कंपनी है, लोहा एंड इस्पात का कारखाना है। बोकारो में लोहा इस्पात का कारखाना है, और सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना, सबसे अधिक उत्पादन वाला लोहा इस्पात कारखाना बोकारो ही है। ये झारखंड में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। और लोहा इस्पात कारखाना, इसलिए आंसर हो जाएगा बोकारो, ये औद्योगिक नगर है। इसमें से कौन स्लेज से संबंधित? अभी ही हम लोग बताए थे कि स्लेज गाड़ी होती है, और इसी से पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एस्किमो से संबंधित सवाल जो है, सॉरी, कौन स्लेज से संबंधित है? स्लेज से संबंधित रेंडियर है। रेंडियर जो है ये इसी में स्लेज गाड़ी, स्लेज एक गाड़ी होता है जिसमें बिना पहिया का गाड़ी होता है, वो बर्फ पे फिसलने वाला गाड़ी होता है, और ये रेंडियर के साथ जो है इसको यूज किया जाता है, रेंडियर में जोड़ दिया जाता है, रेंडियर को खींचते हैं और गाड़ी, स्लेज गाड़ी जो है चलती रहती है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज्यादा समझना नहीं है, 1995 में। 1995 में भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, यही पूरे भारत में एनएच जो होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, उसका जो है पूरे भारत में ये जो है रेगुलेशन करते हैं, उसको बनवाते हैं और देखते हैं और मेंटेनेंस करते हैं, बनवाते हैं, और 1995 में इसका गठन हुआ। अगले प्रश्न पर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इसमें से तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, एक बुनाई है, एक है कृषि, और एक है आखेट, और एक है व्यापार। तो इसमें आंसर हो जाएगा व्यापार। ये व्यापार सेवा जो है, ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा परिवहन, संचार, व्यापार, इसके अलावा प्रशासनिक सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सेवा, जज, डॉक्टर, शिक्षक, और जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, डीएम, एसपी, बीडीओ, सीओ, जो भी अधिकारी वर्ग हैं सरकार की जो सेवा में लगे हुए हैं, वो सब जो है तृतीय क्रियाकलाप होते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि 5 प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। क्रियाकलाप 5 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक। प्राथमिक क्रियाकलाप खेती से संबंधित होता है, प्राथमिक स्तर के कार्य इसमें होते हैं। कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होते हैं जितना उद्योग से संबंधित है, वो सब क्रियाकलाप जो है द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें नई चीजों का निर्माण, नई चीजों का, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसमें मशीनों का सहारा लिया जाता है, तो वो द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं। और उसमें जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब द्वितीय क्रियाकलाप। जी हाँ, यहाँ देखिए सोल्यूशन इसमें आंसर में है कि बुनाई। बुनाई जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप है, क्योंकि आप उसमें कोई चीज का निर्माण करते हैं, एक चीज से दूसरा चीज बनाते हैं, जैसे कि कपास की बुनाई करके जो है, या रेशा के बुनाई जो कपड़ा बन जाता है। तो ये द्वितीय क्रियाकलाप, उद्योग धंधे द्वितीय क्रियाकलाप आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में सारे सेवा क्षेत्र आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में जितने जो शोध और अनुसंधान होते हैं, रिसर्च वर्क जितने होते हैं, वैज्ञानिक लोग इसमें आते हैं। और पंचमक क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय जो नीति निर्धारक लोग हैं, देश चलाने वाले लोग हैं, वो पंचमक क्रियाकलाप में। इस पांचों क्रियाकलाप का जो है ये भी होता है, कॉलर होता है, वो सब याद कर लीजिएगा आप लोग। तृतीय क्रियाकलाप का जो कॉलर होगा तृतीय क्रियाकलाप का, वो सफेद होगा। द्वितीय क्रियाकलाप का ब्लू होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप का रेड होगा। चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचमक क्रियाकलाप का गोल्डन कॉलर होता है, जो ड्रेस होता है। ये सब चीज आप जो है आप लोग अध्ययन कीजिएगा। अब समय नहीं है ज्यादा, जल्दी से जल्दी पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं। किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड स्थित है? किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड स्थित है? तो ये ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड में है, तो न्यूजीलैंड कहाँ है ये दिमाग लगाना होगा। पहले ऑकलैंड कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। और न्यूजीलैंड जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा जो है दक्षिण और थोड़ा पूरब, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑकलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत महासागर वाले मार्ग पर स्थित है। कुछ सवाल थोड़ा हार्ड होता है, जैसे ऑकलैंड पूछा, ये थोड़ा हार्ड सवाल हुआ। तो ये तो मिला जुला चीज, इसमें मिला जुला ही पूछा जाएगा इसमें जो है, इसलिए अध्ययन की आवश्यकता है। अच्छा अध्ययन कीजिएगा तो सारे प्रश्न आपका जो है वो का जवाब आपको मिल जाएगा। किस नदी पर डुसेलडर्फ पत्तन है? डुसेलडर्फ जो है एक बहुत बड़ा पत्तन है और एक टाउन भी है, और ये जो है राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी यूरोप में है। राइन नदी जर्मनी, मुख्य रूप से जर्मनी में बहती है। और राइन नदी के तट पर जो है, राइन नदी के मुहाने पर डुसेलडर्फ पत्तन है। और राइन नदी दुनिया की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है। दुनिया की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी। और ये यहाँ ये जो है इस नदी से
सारा जो है जितना भी औद्योगिक पदार्थ है जर्मनी का, वो इसी नदी से पत्तन तक ले जाता है, समुद्र तट पर ले जाता है। वहां पर ये डुसेलडर्फ पत्तन है, उस पर वहां पर बड़े जहाजों में उसको बिठा जो है डाला जाता है, फिर विदेश भेजा जाता है। ये भी हार्ड प्रश्न है आप लोगों के लिए, मगर बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा तो सब कुछ संभव है। किस खेत में, 22 नंबर देखिए, किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा होती है? पाइपलाइन द्वारा दूध की आपूर्ति किस देश में होती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन द्वारा दूध की आपूर्ति होती है। खेत में पशु पालन जो है खेत में होते हैं, खेत में बड़े बड़े यार्ड होते हैं, वहां पर जो है पशुओं को रखा जाता है और दूध निकाल करके पाइप से ही दूध में सारा मशीनीकृत होता है। कारखानों तक जो है दूध की आपूर्ति पाइपलाइन से न्यूजीलैंड में होती है। अब अगले प्रश्न पर चलिए। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ की गई? भारत में मुक्त आकाश नीति 1992 में प्रारंभ की गई। 1992 में मुक्त आकाश नीति प्रारंभ। आप लोगों को मालूम होगा 1991 ईस्वी में जो है नई आर्थिक नीति भारत में लागू की गई थी और उदारीकरण का दौर किया गया था। उदारीकरण वैश्वीकरण का दौर था, जब नए जो है उस समय में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। उसी के तहत 1992 में मुक्त आकाश नीति प्रारंभ की गई। कोई भी जहाज यहाँ आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसमें कम से कम टैक्स लगे ताकि व्यापार ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और इसलिए इसको मुक्त आकाश नीति जो है नाम दिया गया है। और मुक्त आकाश नीति 1992 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? ये भी प्रश्न जो है, मानव विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, आपका अध्याय है मानव विकास। अभी बताए थे कि मानव विकास जो है सूचकांक जो है महबूबुल हक के द्वारा 1990 ईस्वी में पहला सूचकांक का निर्माण किया गया। तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूबुल हक जो अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने दिया था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मानव विकास का प्रकाशन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। ये जो है कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिकरण है और इसके द्वारा जो है प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाता है और सूचकांक के आधार पर प्रस्तुत किया। पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 ईस्वी में जो है किया गया था। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 ईस्वी में यूएनडीपी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। इसमें यह देखा जाता है कि मानव कितना ज्यादा विकास किया, किस देश में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। गहन जीविका कृषि कहाँ पाई जाती है? गहन जीविका कृषि, ये देखिए जीविका कृषि जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि और एक गहन जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक और गहन। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि आदिवासियों सबके द्वारा, जनजातियों के द्वारा जंगलों में और पहाड़ी ढलानों इस सब में की जाती है और पुराने ढंग से खेती की जाती है। और गहन जीवन निर्वाह कृषि जो होती है, जहां गहन जीविका कृषि, ये मैदानी भागों में, उपजाऊ मैदानी भागों में की जाती है, जहां पर पानी आदि की काफी सुविधा होती है और खूब ज्यादा जो है सघन खेती होती है, साल में 2 से 3 फसलें ली जाती है। तो ये कहाँ की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जहां पर जनसंख्या ज्यादा होती है और मिट्टी अच्छी होती है, वहीं पर की जाती है। तो ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया जो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये काफी
घना संख्या वाला एरिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें इंडोनेशिया आते हैं, मलेशिया, थाईलैंड, और थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर गहन जीविका कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ गहन बहुत ज्यादा घना जनसंख्या है। घनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए 2 से 3 फसलें एक साल में ली जाती है। इसीलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। अगर दक्षिणी एशिया होता तो वो भी होगा। दक्षिणी एशिया जिसमें भारत है, वो भी जो है, वहां पर भी गहन जीवन निर्वाह कृषि होती है। साल में 2 से 3 फसलें लेना गहन जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता है। मिन्स्क का मुख्यालय, मिन्स्क किसका मुख्यालय है? मिन्स्क जो है ये किसका मुख्यालय है, ये पूछा जा रहा है। तो मिन्स्क जो है CIS का मुख्यालय है। CIS क्या होता है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये जो है CIS जो है, ये CIS जो है, मिन्स्क का जो मुख्यालय है, मिन्स्क किसका मुख्यालय है? तो CIS का मुख्यालय है। CIS हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और इस ये जो है बेलारूस की राजधानी है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और यहीं पर CIS का मुख्यालय है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और ये देखिए आसियान है, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी जो है संधि संगठन है ये आसियान। इसका मुख्यालय तो जकार्ता में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ये सब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, अभी तो इतना हम बता नहीं पा रहे हैं, और ये सब चीज को जो है आप लोग देख लीजिएगा। आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो संविधान में 22 भाषा जो है वो अनुसूचित है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22। कुल अनुसूचित 22 भाषाएं हैं भारत में। कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अगले प्रश्न पर आइए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में किरात भाषा बोली जाती है। किरात। किरात भाषा जो है पुरानी भाषा होती है, भाषा समूह है ये। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जो पूरा पूर्वोत्तर लगभग है, उसमें किरात भाषा ये जो बोली जाती है। द्रविड़ भाषा दक्षिण भारत में बोली जाती है, और निषाद भाषा जो है जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। आर्यन भाषा उत्तरी भारत में जो आर्य लोग हैं उसके वो जो आर्यन भाषा समूह में आते हैं, और पूर्वोत्तर भारत के जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वो सब जो है के रहने वाले हैं, वो किरात भाषा समूह के अंदर, उसका जो भाषा है वो किरात भाषा समूह के अंतर्गत आते हैं। किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? सबसे पुरानी नगरीय बस्ती कहाँ पाई गई है? तो ये तो हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्राचीन नगरीय बस्ती पाई जाती है, जिसको हम लोग जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है, सिंधु घाटी क्षेत्र में पाया गया है, और यही सबसे प्राचीन नगरीय बस्ती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहिमजोदड़ो, जो है लोथल, ये सब हम लोग देखे हैं। प्रयाग एक उदाहरण है। प्रयाग एक उदाहरण है, किस शहर का उदाहरण है? प्रयाग किस प्रकार का शहर है? तो प्रयाग जो है ये मध्यकालीन शहर है। प्रयाग क्या है? मध्यकालीन शहर है। प्रयाग का पुराना नाम है इलाहाबाद। तो ये नहीं हुआ, आधुनिक शहर में हो गया। ये मध्यकालीन शहर है। प्रयाग क्या है? मध्यकालीन शहर है, इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो है अकबर के द्वारा स्थापित शहर है, इसलिए अकबर मध्यकाल में थे।
मुगल मध्यकाल में थे, तो इसलिए प्रयाग किसका उदाहरण हो जाएगा? मध्यकालीन शहर का उदाहरण हो जाएगा। प्रयाग में ही संगम है, आप लोगों को मालूम है, प्रयाग में संगम है और गंगा जमुना का मिलन होता है। वहां महाकुंभ मेला लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है। इसमें से कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? कौन सा सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो सांस्कृतिक शहर का उदाहरण यहाँ पर पुष्कर होगा। पुष्कर जो है वो अजमेर के बगल में है। राजस्थान में जाइएगा, अजमेर, अजमेर के बगल में पुष्कर है और वहाँ बहुत ही हिंदू धर्म के लिए बहुत ही एक भव्य मंदिर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर। तो मंदिर वाला जो इलाका हुआ वो संस्कृति से संबंधित हुआ, सांस्कृतिक शहर का उदाहरण हुआ। अब दानापुर जैसे इसमें दिया गया, दानापुर क्या हो गया? दानापुर सैनिक शहर हो गया, सुरक्षा शहर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दानापुर में छावनी है। मऊ किसका उदाहरण है? मऊ जो है वो गैरिसन नगर का उदाहरण है। मऊ किसका उदाहरण है? गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन नगर क्या होता है? वही छावनी नगर को ही गैरिसन नगर, सुरक्षा नगर जो है कहते हैं। अभी अभी बताए थे कि दानापुर जो है वो सुरक्षा नगर है। उसी तरह से ये मऊ जो है किसका उदाहरण है? मऊ गैरिसन नगर का उदाहरण है। मऊ में भी सैनिक छावनी है। सैनिक छावनी वाला इलाका हुआ, सुरक्षा से संबंधित हुआ, और ये इसको गैरिसन नगर भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? भूमि उपयोग वर्गीकरण कौन सा नहीं है? ये देख लीजिए इसको। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये भूमि उपयोग वर्गीकरण है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ये भी भूमि उपयोग वर्गीकरण है। पड़ती भूमि, ये भी भूमि उपयोग वर्गीकरण है। परंतु यहाँ प्रश्न पूछा गया नहीं है, तो ये सीमांत भूमि जो है भूमि उपयोग नहीं है, क्योंकि सीमांत भूमि भूमि का प्रकार है, भूमि उपयोग का प्रकार नहीं है, सिर्फ भूमि का प्रकार है। जो एक सामान्य भूमि होते हैं, मुख्य भूमि होती है, एक सीमांत भूमि होती है। तो सीमांत भूमि जो है 1 हेक्टेयर से नीचे वाला जो जोत होता है उसको सीमांत भूमि कहते हैं। छोटा छोटा जो भूमि का टुकड़ा होता है उसको सीमांत भूमि कहते हैं, जिसमें खेती करना ज्यादा लाभदायक नहीं हो पाता है, छोटा छोटा टुकड़ा है और वह सिंचाई या जुताई करने में दिक्कत होती है। तो ये भूमि उपयोग, सीमांत भूमि जो है ये भूमि उपयोग वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। ये भूमि का प्रकार हो सकता है, भूमि का उपयोग का प्रकार नहीं है। यह भूमि का प्रकार है, मुख्य भूमि हुआ और सीमांत भूमि हुआ। और आज का जो हम लोग है, नहीं अब और थोड़ा देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न पर आइए, 34 नंबर प्रश्न। हरित क्रांति का संबंध किससे है? ये तो लगभग आप लोग जान ही गए होंगे कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। अभी तक तो आप लोगों को मालूम होगा हरित क्रांति फसल से संबंधित है। 1966-67 में भारत में एम एस स्वामीनाथन के सहयोग से एक फसल क्रांति, कृषि क्रांति की गई थी, जिससे हरित क्रांति नाम गया था। 66-67 से शुरू हुआ और इसमें जो है भारत में अनाज उत्पादन काफी ज्यादा हुआ और इसे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। और दुनिया में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। नॉर्मन बोरलॉग दुनिया में हरित क्रांति के जनक, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। याद कर लीजिए, एम एस स्वामीनाथन, ये भी प्रश्न आ रहा है परीक्षा में बराबर। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है और दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। ये फसल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए हम लोग यहाँ देख लें कि पश्चिमी घाट जो है ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बताइए? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है।
लगभग 80% जो कॉफी है वो कर्नाटक में होता है। तो कर्नाटक में यही पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है, वो सब में खूब ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन होता है पहाड़ी ढलान पर। तो पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन होता है। तो ये इसमें जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बताइए? कौन सा देश कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब अगले प्रश्न पर आइए। भरमौर, ये एनसीईआरटी का किताब से दिया गया। देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? एनसीईआरटी किताब में भरमौर जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो जिला है वहां पर जो है उसी जिले से संबंधित है ये भरमौर जनजाति क्षेत्र। अगले प्रश्न पर आइए। झाबुआ जिला, झाबुआ जिला किस राज्य में? झाबुआ जिला ये मध्य प्रदेश में है। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश में है, जनजाति वाला जिला है और ज्यादा डेवलप नहीं किया है। इस जिले का जो है एक खासियत है। झाबुआ जिला जो है ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी के द्वारा जो पारंपरिक सामान है, टोकरी वगैरह, हस्तशिल्प का सामान जो है, लकड़ी तकड़ी का, बांस का सामान है, वो सब जो है के लिए ये जिला ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? ग्रामीण आबादी का प्रतिशत मांगा गया। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी, प्रतिशत नहीं मांगा है, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी किसमें है? तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जो है दिल्ली वाले क्षेत्र में मिलता है। ये दिल्ली वाला क्षेत्र जो है, दिल्ली जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, इसमें बहुत सारा ग्रामीण आबादी आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बोलिए कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गया कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर जो वो सिडनी है। प्रश्न में आएगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी है, परंतु ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। सन्नगर की संकल्पना किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन्नगर की संकल्पना किसने दी? सन्नगर की संकल्पना पैट्रिक गिडीज ने दी। सन्नगर की संकल्पना पैट्रिक गिडीज ने दी। सन्नगर क्या होता है? इसको इंग्लिश में कोनुर्वेशन कहा जाता है। कोनुर्वेशन, जब दो बड़े महानगर, कई बड़े महानगर विकास करते करते आपस में सट जाते हैं। जब कई बड़े महानगर विकास करते करते आपस में मिल जाते हैं, बीच का गैप खत्म हो जाता है, तो बहुत बड़ा इलाका जो है वो नगरीय क्षेत्र का बहुत बड़ा इलाका बन जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं सन्नगर। सन्नगर किसने दिया है? सन्नगर की संकल्पना पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर की संकल्पना दी। महानगरों का यह विस्तार है, कई महानगर मिल जाते हैं जब आपस में, तो उसको हम लोग कहते हैं सन्नगर। झारखंड का कोयला खान कहाँ है? तो झारखंड का कोयला खान जो है वो झरिया में। झारखंड का कोयला खान कहाँ है? झरिया से खूब कोयला निकाला जाता है। घाटशिला कहाँ?
घाटशिला इसमें है, झारखंड में है। और घाटशिला जो है ना झारखंड में है, और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ता है घाटशिला। भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है? भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र डिगबोई में खोला गया था। डिगबोई, भारत का प्रथम तेल शोधन आसाम में डिगबोई है। वहीं पर सबसे पहला तेल शोधक केंद्र, ऑयल रिफाइनरी जो है खोला गया था। अगले प्रश्न पर आइए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी होकर जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है? देखिए, यहाँ पर बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी होकर जोड़ता है। तो दिल्ली और कोलकाता को जो पहले जोड़ता था वह NH2 होता था। पहले के हिसाब से देखेंगे तो NH2 जो है ये दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता था। ये दिल्ली और कोलकाता के बीच जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो NH2 पहले था। परंतु अब जो है दिल्ली और कोलकाता का जो नया जो है कोड दिया गया है NH वाला, तो वो 19 है, 19 है। तो 19 है, तो इस स्थिति इसमें हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पहले के अनुसार तो NH2 हो जाएगा, परंतु अभी लेटेस्ट के अनुसार इसका जवाब होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही सॉल्यूशन लेते हैं। अब इसके बाद जो है